So hi, welcome to all of you to beginner to master platform for UPSC CSC by Unacademy. So प्लीज़ Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मिलेगा आपको बहुत सारी ऑसम वीडियोस फॉर योर ड्रीम यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन। यहाँ मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके हर एग्जाम के ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शंस लेते हैं जिसकी कॉस्ट 64,000 है, आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 57,600 रुपीज़। ठीक है, तो प्लीज़ इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। And this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, and I have teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. आज हम देखने जा रहे हैं जिस तरीके से हमारी सीरीज चलती आ रही है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेली हम लोग करते हैं करंट अफेयर के जितने एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक से फॉर यूपीएससी पर्पस, ठीक है, और क्या नाम है, साथ साथ में हम लोग देखते हैं क्या है, अपना स्टैटिक का पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टैटिक में अपनी पॉलिटी कर रहे हैं जिस तरीके से, तो उसी तरीके से हम आज आगे बढ़ेंगे और 1 जुलाई के जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए। मालाबार रिबेलियन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, देखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है चलिए, तो इसमें बात ये कर रहा है कि जो मालाबार रिबेलियन है इसे मपीला और मोपला रिबेलियन भी कहा जाता है ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, कहा गया। और इसने क्या है, गोरिल्ला टाइप वॉरफेयर कर इस्तेमाल किया था जनमीज के खिलाफ। जनमीज क्या थे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे जो मैक्सिमम क्या थे, अपर हिंदू कास्ट थे। ठीक है, और ये खिलाफत मूवमेंट के समय में वापस से इसे एक फ्रेश स्टिमुलस मिला था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो लगातार ये न्यूज़ में था क्योंकि 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हमें इसे ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मालाबार रिबेलियन, मपीला और मोपला रिबेलियन भी कहा जाता था ब्रिटिश के द्वारा, 1921 में आया। गोरिल्ला टाइप का वॉरफेयर था, किसके खिलाफ, जनामीज के खिलाफ जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, अपर कास्ट में। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ भी हुआ ये खिलाफत मूवमेंट के समय, नॉन कॉपरेशन के समय। ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा वापस एक तरीके से उभर के आया। और कुन अहमद हाजी इसके क्या थे, मेन लीडर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, ठीक है, जितने भी एक दिन के क्वेश्चन होते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, इसे प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि हाँ इतने हो पाए, इतने नहीं हो पाए, ताकि आपको खुद पता चलता रहे कि हाँ कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन अब आपके सामने है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसने लॉन्च की है पीएम फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ठीक है, पीएमएफएमई स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, और ये पार्ट है एज अ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, उसका पार्ट है। तो ठीक है, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के लिए इम्प्लीमेंट है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 2020 से 2025 तक चलेगी। तो कोई भी स्कीम कितने टाइम तक के लिए है, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे बोल देगा कि ये पूरे हमेशा के लिए रहेगी, इन्फिनाइट टाइम तक रहेगी, 10 साल के लिए, 15 साल, 20-25 साल, तो ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो सिस्टम है, अप्रोच, उसे ये इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन जो है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एफपीआई के द्वारा। और इसमें क्या जिन्हें देखा जाता है, टॉप के द्वारा, टॉप को देखा जाता है। ऑपरेशन ग्रीन में किसको देखते हैं, टॉप को। टॉप क्या है, टोमेटो, अनियन और पोटैटो क्रॉप। तो देखा जाए तो चारों की चारों स्टेटमेंट जो है, ये चारों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने इसे लॉन्च किया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 5 साल के लिए चलेगी। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अप्रोच रखा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन जो है उसे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, एमओएफपीआई कर रही है, जिसमें टॉप के ऊपर फोकस किया जाता है टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो क्रॉप्स के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वीजी कनन एक पैनल को हेड कर रहे हैं, और ये पैनल किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। इसकी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, तो आपको ये बताना है कि ये पैनल किससे रिलेटेड है। ठीक है,
तो ये पैनल जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये है रिलेटेड आपका बैंकिंग रेगुलेशन, डाटा सिक्योरिटी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं, एटीएम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, एटीएम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। वीके खन्ना की अध्यक्षता में बनी थी और इसमें ये कहा गया, आरबीआई ने बनाई थी कि 5,000 तक का जो है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगाया जाए, कुछ ज़्यादा पैसा लगाया जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन लिमिट रखी ही ना जाए एटीएम के द्वारा, ताकि क्या हो, कैश में जो सप्लाई हो रहा है, क्योंकि ध्यान में रखिए जो भी कैश पैसा है, ठीक है, अकाउंट के बाहर, वो सब एक तरीके से ब्लैक मनी ही काउंट होता है, ठीक है, तो उसे थोड़ा कम किया जा सके, ठीक। चलिए, तो कोलोन गुच्चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है, ठीक है, तो रिसेंटली ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये कहाँ पे है आपको बताना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, तो ये कहाँ हुआ है, कोलोन गुच्चू, ये हुआ है भूटान, क्योंकि आपने माग डेचू सुना होगा, तो उसी से कोलन गुच्चू भी ध्यान रखिएगा, माग डेचू कोलन गुच्चू। तो देखिए ये आपकी न्यूज़ थी कि इंडिया और भूटान ने क्या किया है, आपस में एक साइन पैक्ट किया है, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट ज्वाइंट हाइडल प्रोजेक्ट, ज्वाइंट वेंचर है, मतलब ध्यान रखिएगा पहला ज्वाइंट वेंचर है। मैक्सिमम इससे पहले जितने भी हो इंडिया ने पूरी तरीके से फुल्ली तरीके से खुद किया है, बट ये क्या है, ज्वाइंट वेंचर है, 600 मेगावाट का कोलन गुच्चू वेंचर है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेम रिवर नाम यही है इसका, ठीक है, जिसपे ये है। तो देखिए कोलन गुच्चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया भूटान के बीच में है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर है पहला, ठीक है, और क्या नाम है, बाकी इससे पहले 2 प्रोजेक्ट और है, माग डेचू है, ठीक है, इसको इंडिया भूटान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट। और क्या है, पुनः संगचू, ठीक है, पुनः संगचू और पुनः संगचू 2, ये भी क्या है, इंडिया और भूटान के, इंडिया और भूटान ने मिलकर आपस में प्रोजेक्ट बनाए, कहाँ पे, भूटान में। चलिए ये रहा, पूरा देख सकते हैं, इस प्रोविंस में यहाँ पे बनाया गया है ये, ठीक है, इस प्रोविंस में इस साइड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेन टॉर्चर, तो अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि साउथ में क्या हुआ कि एक फादर और एक सन को पुलिस वालों ने इतनी बेरहमी से मारा रात भर में कि वो उन दोनों की डेथ हो गई, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके कारण बहुत ज़्यादा पब्लिक में आक्रोश है इस चीज़ को लेके, तो उसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन निकाल दिया गया है डायरेक्टली। अब करंट अफेयर में थोड़ी ना ऐसे पूछेगा कि कहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये हुआ, बट उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा प्रोविजंस आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो उसी को हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन बनता है और किस तरीके का बनता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है किससे रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, कन्वेंशन जो अडॉप्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कब, 1984 में, ठीक है, और ये फोर्स में कब आया, अब देखिए ना, इतनी 26 जून तो क्यों ध्यान रखनी वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा आप बोलो कि डेट थोड़ी ना ध्यान रखते, बट क्यों वो अभी बताते हैं। और कब, 1987 में ये फोर्स में आया। देखिए 26 जून को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इन ऑनर ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है, तो इसलिए ये 26 जून भी आपको यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी, ताकि वो क्वेश्चन में अगर ये एक सिंगल स्टेटमेंट भी आए तो वो 26 जून की भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज साइंड द कन्वेंशन एंड आल्सो रेटिफाइड, तो रेटिफाई इंडिया ने नहीं किया है, तभी तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए, तो यूएन कैट जो है, ठीक है, किस लिए, ह्यूमन राइट वायलेशन, इनह्यूमन सब कुछ, डिग्रेडेशन और सब कुछ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट और सब कुछ दुनिया भर की चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो जो भी क्रूएल, इनह्यूमन और जो भी ट्रीटमेंट होता है उस सबको रोकने के लिए काम करता है। कब आया, 1984, फोर्स में कब आई, 1987, 26 जून को ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है, बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इन ऑनर ऑफ द कन्वेंशन। इंडिया ने साइन किया है, ध्यान रखिएगा, रेटिफाई नहीं किया है, अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, तो कोई भी कन्वेंशन हो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया ने उसे साइन किया है या नहीं किया है, रेटिफाई किया है कि नहीं किया है। साइन का मतलब है कि इंडिया ने साइन कर दिया है, बस जो कन्वेंशन है उसे साइन कर दिया है, ठीक है, बट उसे अपने देश में रेटिफाई नहीं किया, मतलब इंप्लीमेंट करने की अभी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, ठीक है, तो सेम उसी इंसिडेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये प्रोविजन है। चलिए, तो पहला पॉइंट कहता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए, कोई भी है वो इंडिपेंडेंट है, नॉन प्रॉफिट है, नॉन गवर्नमेंटल है, ये सब चीज़ें आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। क्या प्रमोट करती है, अवेयरनेस करती है कॉमनवेल्थ
किसके अंडर? एडहेरेंस टू कॉमनवेल्थ हरारे डिक्लेरेशन। आपको ये ध्यान रखना है, क्या? हरारे डिक्लेरेशन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हरारे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से, अब यहाँ पे अगर बैंकॉक डिक्लेरेशन डाल देता, ठीक है, और कोई दूसरा डिक्लेरेशन डाल देता तो गलत स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी सही है। थर्ड है, द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इशू विद अ फोकस ऑन द एक्सेस ऑफ जस्टिस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ऐसे स्टेटमेंट मैक्सिमम सही होती हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब आपका डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम उसी से ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में हमें पढ़ना तो थोड़ा था, तो जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जो था पढ़ने वाली चीजें पढ़ ली। मेन चीजें हमें ध्यान रखनी है, हरारे डिक्लेरेशन विच सेट आउट द कॉमनवेल्थ कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। मेन पॉइंट बस ये था जो आपको ध्यान दिलाना था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, हरारे डिक्लेरेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसे सॉल्व कीजिए। आज काफी का ऑल ऑफ द अबव बनेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं ऐसी जिनमें ऑल ऑफ द अबव बनता है, ठीक है। तो चलिए, पहली स्टेटमेंट कहती है जेनोटॉक्सिटी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल एजेंट दैट इज कैपेबल ऑफ डैमेजिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड दस कॉजिंग म्यूटेशन ऑफ द सेल विच कैन लीड टू कैंसर। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है जेनोटॉक्सिसिटी के बारे में। नेक्स्ट है, जीएनपी कैन बी यूज्ड एज अ कंपोजिट थेरेपेटिव। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीचे लिखा ही हुआ है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। ये आर्टिकल गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में। कैन बी यूज्ड एज कंपोजिट थेरेपेटिव एजेंट क्लिनिकल ट्रायल स्पेशली इन एंटी कैंसर, एंटीवायरल, एंटी डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स। तो जीएनपी का गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। लास्ट है, द गोल्ड नैनो पार्टिकल इज बायो कंपैटिबल, इजी टू सिंथेसाइज एंड मल्टीपल कैंसर ड्रग कुड बी लोडेड। It could reduce the toxicity of the anti-cancer drug and increase its efficacy, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड नैनो पार्टिकल ये कह रहा है कि भाई क्या करेंगे, इसकी जो दवा होगी, दवा जो होगी, ड्रग होगी, उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो ताकत है उसे दोनों को अच्छा खासा बढ़ा सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो साइंस टेक में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं, देखते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है, ओशन रिसर्च जो है, और गोवा यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज किया है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है कायरोटोलोरेंट एंटार्क्टिक बैक्टीरिया, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। अब क्या है, इसने ये देखा है कि जेनोसिटी इफेक्ट को जो है, जो ये जीएनपी जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और जेनोसिटी क्या होती है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको जो बेसिकली इसमें ध्यान रखना है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बायोकम्पैटिबल है, इजी टू सिंथेसाइज है, मल्टीपल कैंसर ड्रग इनमें लोड की जा सकती है, और जो टॉक्सिसिटी होती है किसी भी ड्रग की उसे ये कम कर देते हैं, और उसकी इफिशिएंसी जो होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये ज़्यादा कोई भी एंटी कैंसर ड्रग जो है उसका जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बट अगर इन्हें केमिकल मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है तो क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए अगर बायो कंपैटिबल मेथड से अगर इन्हें प्रोड्यूस किया जाए तो ये लंग, ब्रेस्ट और कई तरीके के कैंसर्स को ठीक करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये आपको गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बायोमेडिकल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब कुछ इनके क्या है, एप्लीकेशन। साइंस में आपसे जो पूछा जाएगा वो बेसिकली साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट में नहीं घुसते, एप्लीकेशन में ज़्यादातर वो लोग जाएंगे। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, इस तरीके का ये पूरा का पूरा इनका जो है किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। गोल्ड नैनो पार्टिकल ये पूरी तरीके से बनेंगे, जाएंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे, और फिर उस तरीके से आपका जो म्यूटेशन है उसको कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए।
पहला कह रहा है डाटा कलेक्टेड एट पब्लिक एक्सपेंस मस्ट बिलोंग टू द पब्लिक, और ये प्रिंसिपल है किसका, ओपन डाटा चार्टर का। ठीक है, चलिए सही बात है। नेक्स्ट है दूसरा कह रहा है आपसे कि द नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी was adopted in 2012. It was a first step towards making non-sensitive government data accessible online. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका ध्यान रखना है ये दोनों चीजें आपको। तो देखिए अब बात हो रही है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो जैसे आपका क्या है आरोग्य सेतु और बाकी सब। ठीक है, तो इस तरीके से बात ये कर रहे हैं कि अगर इनका सही से इस्तेमाल किया गया हो तो क्या हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक लोकेलिटी वाइज आपको कोविड के कितने केसेस हैं, कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, सब चीज़ें पता चल सकती हैं, और उसे आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये जो पूरा न्यूज़ थी ये इसी से रिलेटेड आई थी। आपको मेनली 2 पॉइंट ही थे और एक ये वाला पॉइंट था, यही दोनों पॉइंट इसमें ध्यान रखने थे। तो ये दोनों पॉइंट हमने अपने क्वेश्चन में कवर कर लिए कि कहीं पे भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आए तो हम उसे आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए इससे रिलेटेड आप करेक्ट ऑप्शन निकाल के बताइए अब। ठीक है, तो इसमें पहला कह रहा है जो स्टार्स प्रोजेक्ट है ये किसका प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है IMF का। और दूसरा कह रहा है ये एम है इसका इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। और तीसरा कह रहा है द 6 स्टेट्स इंक्लूड हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो भैया ये IMF वाला जो मामला है ये गलत है, IMF का नहीं है, वर्ल्ड बैंक का है। तो दूसरा और तीसरी स्टेटमेंट सही, यानी बी विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए ये देख सकते हैं ये न्यूज़ थी स्टार्स प्रोजेक्ट नीड आ ओवरहॉल, मतलब इसमें थोड़ा और ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारा पैसा दिया गया है ताकि आप क्या कर सकें, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए तो वही है पूरा का पूरा, किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक का ये प्रोग्राम जो है कितने प्रोजेक्ट कितने का है, $500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंडिया में समग्र शिक्षा अभियान फ्लैगशिप स्कीम के अंडर ये चलाया जाएगा, इन 6 स्टेट्स में चलाया जाएगा, और स्टूडेंट, टीचर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए ये काम करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें दी हुई हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, मेन पॉइंट जो थे वो हमने कर लिए, और इसके बहुत सारे क्या हैं इसमें इशू निकल के आ रहे हैं जिसे इन्होंने नहीं देखा, जैसे वैकेंसीज बहुत सारी हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है, डाउन फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब नीचे तक जो काम ऊपर जो छोड़ा जा रहा है नीचे, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, 2 बेसिक पॉइंट थे वो हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए कि जियालैंडिया समटाइम्स सीन इन न्यूज इज आर, ये क्या है। तो ये कुछ न्यूजीलैंड के आसपास जैसी चीज़ लग रही है। ठीक है, न्यूजीलैंड के आसपास कुछ है, ऐसा कुछ चीज़ है ये, मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि अब आपको लगेगा न्यूजीलैंड के आसपास है तो फिर तो भाई पूरी चीज़ें खत्म हो गई। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप खुद सोचिए। तो देखिए अंडर वाटर 8th कॉन्टिनेंट है, नासा का स्पेस मिशन है, न्यू प्लैनेट है, एक्सोटिक स्पीस है। ये अंडर वाटर 8th कॉन्टिनेंट है, रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है। तो जियालैंडिया क्या है भाई, 8th कॉन्टिनेंट है, पूरा अंडर वाटर है। ठीक है, कहाँ पे, न्यूजीलैंड के पूरा नीचे बसा हुआ है। ठीक है, 94% इसका कहाँ है, पानी में ही है। ठीक है, पानी के अंदर है। ठीक है, और कुछ आइलैंड्स इसके ऊपर है जैसे कि न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया। ठीक है, 6% पोर्शन इसका बाहर है। और एक हमने सी बेड प्रोजेक्ट किया था, आपको शायद ध्यान हो, सी बेड प्रोजेक्ट, उसमें बैथमेट्री से रिलेटेड, जिसे 2030 तक प्रोजेक्ट करने की बात की गई है। तो उसमें ही इसका पूरा का पूरा क्या किया गया, इसकी पूरे जो कोस्ट लाइन थी इसकी पूरी मैपिंग कर दी गई है। ठीक है, तो वो आप चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जब पेंजिया टूटा तो उसके बाद ये उसका पार्ट रह गया। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, देखिए ये आपको न्यू कैलिडोनिया दिख रहा है और ये आपको न्यूजीलैंड दिख रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड और जो क्या नाम है आपका कैलिडोनिया है या न्यूजीलैंड ही, किस अंडर वाटर कॉन्टिनेंट या अंडर वाटर क्या नाम है किसी भी चीज़ के नीचे वाटर बॉडी या किसी भी चीज़ का नाम लेके आपसे पूछ सकता है कि किसके अंडर वो है। तो वो किसके अंडर है, किसके अंडर, जियालैंडिया के अंदर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो भी देखिए एक क्वेश्चन ये भी है जो आपसे मैं आगे चल के पूछने ही वाला हूँ
ठीक है। और ये पक्का ही पूछूंगा कि किसी को भी कॉन्टिनेंट कैसे बनाया जाता है, तो कॉन्टिनेंट बनाने के जो क्राइटेरिया साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं उन सब पे ये पूरी तरीके से खरा उतरा है। पहला क्या है, एलिवेशन अबव द सराउंडिंग एरिया, एकदम सही है। डिस्टिंक्ट जियोलॉजी, एकदम इसका सही है। वेल डिफाइंड एरिया, ये भी एकदम सही है। क्रस्ट मस्ट बी थिकर देन दैट फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर, तो ये भी सही है। तो ये सारे क्राइटेरिया जो बाकी कॉन्टिनेंट फॉलो कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि ये भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए क्या नाम है, इसे कॉन्टिनेंट, 8th कॉन्टिनेंट घोषित किया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया ये रहा और न्यूजीलैंड ये रहा, दोनों के बीच में क्या आता है, तस्मान सी, ठीक है, क्या आता है, तस्मान सी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेस्ट बैंक जो है वो उसे कौन सी कंट्री सराउंड करती है, ठीक है। ये लैंडलॉक है, हमें पता ही है कि वेस्ट बैंक क्या है, लैंडलॉक है। तो कौन सी कंट्री से सराउंडेड है, जॉर्डन इजराइल, सीरिया इजराइल, जॉर्डन सीरिया, इजिप्ट और सीरिया, ठीक है, इजराइल सॉरी। तो ये किससे सराउंडेड है, ये हम पहले भी कई बार करंट अफेयर में कर चुके हैं। तो ये है किससे, जॉर्डन और इजराइल से, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आपको साउथ टू नॉर्थ सेट करना है। इसमें और भी ऑप्शन मुझे डालने थे, ठीक है, बट मैंने डाले नहीं है, ठीक है, अभी तो केवल 3 को ही रखा है, बट इसमें और ऑप्शन डाल के इसे लंबा चौड़ा थोड़ा क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बताइए कि इन्हें आपको क्या करना है, साउथ टू नॉर्थ में क्या करना है, आपको इन्हें अरेंज करना है, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ठीक है। तो चलिए इसे साउथ टू नॉर्थ आपको लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ लगाना है। तो यहां से साउथ से नॉर्थ की तरफ चलना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर साउथ टू नॉर्थ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3, 2, 1, क्या हो जाएगा 3, 2, 1, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं नॉर्थ टू साउथ बोल दूं, इसको बदल दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ में होगा ए और साउथ टू नॉर्थ में हो जाएगा क्या, आपका सी। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए के बदले क्या आएगा, असल में देखा जाए तो सी आएगा, ठीक है। तो इतने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो वही है, देखिए पूरी की पूरी बात चल रही है कि पैलेस्टीन का तो बात छोड़िए, मेन है इजराइल ने कह दिया कि वो क्या करेगा, वेस्ट बैंक पे एनेक्टेशन करेगा, एनेक्स करेगा वेस्ट बैंक को। तो उसी से रिलेटेड ये सारी की सारी कहानी यहाँ पे आ गई है, और इसमें बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है कि ये जनेवा कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, इन सब के खिलाफ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है, ठीक। तो चलिए, इसमें कुछ और 1-2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, बस इतना ही है कि इजराइल में भैया कहा है कि मैं वेस्ट बैंक को एनेक्स करूंगा, तो वेस्ट बैंक की पूरी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है, यह आम बात है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में डिस्प्यूटेड पड़ जाएगा, ठीक है। अब मेन बात है इसमें, देखिए इसमें आपको ध्यान रखना, मिडल ईस्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन एंड यूएन, ठीक है, सॉरी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये 4 कंट्रीज की, ये 4 बॉडीज किस में आती हैं, मिडल ईस्ट क्वार्टेट, ठीक है। तो इसे पॉइंट को आप एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, आगे एमसीक्यू बन के आएगा आपके सामने, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा मैपिंग में देख लेते हैं जो हमने देखा। तो गोलन हाइट्स ये रहा, वेस्ट बैंक ये रहा, गाजा पट्टी ये रहा, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे आपका जॉर्डन, तो जॉर्डन से ये गिरता है, सीरिया से बॉर्डर नहीं लगता, अगर गोलन हाइट्स का पूछे तो सीरिया से बॉर्डर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ जाता है, ठीक है। वापस यहाँ पे देखते हैं, ये रहा तेल अवीव, ये रहा गाजा पट्टी, ये रहा आपका इजराइल, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा जेरूसलम, ये रहा गोलन हाइट्स, ये रहा लेबनान, ठीक है। और ये यहाँ पे सीरिया और ये यहाँ पे आपका जॉर्डन, ठीक है। तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए। पता ही आपको कि अभी सबसे ज्यादा दुखी इंसान कौन होगा, आपका आमिर सिद्दीकी, ठीक है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 59 ऐप्स जो टिकटॉक और बाकी सब हैं, ठीक है, उन सबको अभी क्या किया, बैन कर दिया है, ठीक है। तो किस एक्ट के अंदर या किस सेक्शन के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किस सेक्शन के अंदर इसे बैन किया है, तो आपको ये सेक्शन डायरेक्टली पूछ लेगा, ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन बना दिया है, तो आप सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, तो ये किसमें, बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 69A, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ थी, ये सारी जितनी थी इन सभी को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है।
अब इसका फायदा क्या होगा, जो इंडिया के टेक्नो हैं उन्हें अब टाइम मिल गया है, उन्हें मौका मिल गया है कि वो जल्दी से अपनी बेहतरीन ऐप्स, इससे रिलेटेड अच्छी ऐप्स बनाएं और उसे मार्केट में लॉन्च करें, ठीक है, जब उन्हें टाइम मिला है तो, ठीक है। नहीं तो फिर से ये वापस आ जाएंगे तो लोग वापस इनकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी ऐप्स हैं जिनमें पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं 59 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है। और 69A जो है सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 2009 का, उसका प्रोविजन इसमें स्टार्ट किया गया है, यूज किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ नागालैंड जो है वो स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो उन्हें ये पावर देता है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब देना है और इसका सही जवाब है आपका 371A। करेक्ट आंसर विल बी 371A, ठीक है। तो देखिए 371 सी विल बी और करेक्ट आंसर ये रहा। देखिए असल में बात यह है कि नागालैंड में हमें मालूम है ग्रेटर नागालिज्म और उस सब की बहुत इशू चलती है, जिसमें वो ये सारा एरिया डिमांड करते हैं, ठीक है, ये पूरा, और म्यांमार का भी पोर्शन डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है और इसलिए नागालैंड का जो गवर्नर होता है, ठीक है, आर एन रवि जी, उनके पास स्पेशल पावर है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। किस आर्टिकल के अंदर, 371A। ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल, इससे ज्यादा और इन डेप्थ में नहीं पूछेंगे, ठीक है, उसी आर्टिकल का पार्ट है ये। देखिए 371(1)(b), ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, अगर आप 371 में ही ए में ही तो दिया हुआ है ना प्रोविजन, तो आपको बस इतना ही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कोवैक्सीन, जो आप रिसेंटली कभी कभी न्यूज में देखते हैं। तो कोवैक्सीन क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये है यूएसए का पहला कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, वर्ल्ड की पहली कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, चाइना की पहली वैक्सीन कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, या फिर इंडिया की पहली कोविड वैक्सीन कैंडिडेट। तो ये इंडिया की पहली कोविड वैक्सीन कैंडिडेट है, मतलब अब इसका इस्तेमाल ट्रायल के लिए दे दिया गया है। देखिए ये न्यूज थी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो क्या करते हैं, डीसीजीआई जो देता है क्या, परमिशन देता है आगे उसके ट्रायल्स के, ठीक है। तो इन्होंने इसे ट्रायल की परमिशन दे दी है, फेज 2nd और 3rd की, ठीक है, ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन आगे दे दी है, ठीक है। तो वही है, इसी में न्यूज है, इंडिया की पहली वैक्सीन कैंडिडेट है फॉर कोविड, ठीक है। तो किसने डेवलप किया ये ध्यान रखना है आपको, भारत बायोटेक ने, किसके साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर आपस में से डेवलप किया है, ठीक है। 1, 2 और 3 फेज का ट्रायल का क्या है, इन्हें दे दी गई है परमिशन। यहाँ पे फेज 1 में क्या होता है देख लीजिएगा, फेज 2 में क्या होता है, फेज 3 में क्या होता है, कुछ नहीं, बस ज्यादा लोग बढ़ते जाते हैं और ट्रायल की जो संख्या है लोगों की वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और 2 पॉइंट ध्यान रखने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर किसके है, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये है आपकी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो 2 वैक्सीन है, और भी बहुत सारी वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका और यूएस की फर्म की मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये भी काफी न्यूज में चल रही है, ठीक है। ये अपने तो 3rd ट्रायल में जा चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल में, ठीक है। तो बहुत सारी हैं जो अलग अलग ट्रायल में, अभी इसका तो ये जो वैक्सीन है इसका तो भी 1st फेज ट्रायल स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप इसे देखते हैं, 17th क्वेश्चन कीजिए। तो वही जो साउथ में जो केस हुआ, ठीक है, टॉर्चर से रिलेटेड, जिसके कारण 2 इंसानों की जान चलेगी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि आर्टिकल 21 और पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। आर्टिकल 21 जो है वो क्या देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। दूसरा कहता है कि राइट टू कंसल इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों पॉइंट्स सही हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो। लास्ट पॉइंट कहता है इंडिया हैज ऑलरेडी रेटिफाइड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है, तो सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है। तो वही ये सारे पॉइंट्स देखिए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, ठीक है। फिर उसके बाद यूएन कन्वेंशन को हमें मजबूत करना होगा, और लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें उसने कहा कि ऐसे अगर कोई लोग जो कोई भी पर्सनल जो इसमें टॉर्चर में इन्वॉल्व है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ना होकर प्रॉपर एक क्रिमिनल केस चले उसके ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रिलेटेड, इसे सॉल्व कीजिए। फिर से ये न्यूज में आ गई है अभी।
तो इसमें ये कह रहे हैं पहला कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टू हेल्प द पुअर टू फाइट अगेंस्ट बैटल अगेंस्ट कोविड। ठीक है, तो कोविड के अगेंस्ट के लिए एकदम सही है ये। नेक्स्ट है, अब ये क्या कर रही है, कवर्ड अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो कवर है उन्हें क्या देगी, 5 केजी क्या देगी, राइस देगी। ठीक है, 5 केजी फूड ग्रेन देगी। ठीक है, थ्रू पीडीएस। ठीक है, फ्री में। तो ये एकदम सही है, ये भी सही है। और बेनिफिशियरीज जो है उन्हें 1 केजी पल्सेस भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। लास्ट में कह रहा है ये 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट की गई है, नहीं 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। तो 4 4 उड़ा, तो 1 2 3 सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी। ठीक है, कि ये कर भी पूरा पाएंगे कंप्लीट कि नहीं कर पाएंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। विल फ्री ग्रेन स्कीम स्टे, तो वही पूरी बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो इसी के बारे में पूरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, 3 महीने के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल मई जून के लिए। ठीक है, 5 ग्रेन दिया जाएगा, 5 केजी ग्रेन, 5 केजी सब्सट्राइड फूड दिया जाएगा। ठीक है, थ्रू पीडीएस दिया जाएगा, 1 केजी पल्सेस दी जाएंगी। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 2013 के अंदर पहले से ही 81 करोड़ लोगों को क्या दिया जाता है, 3 केजी पर केजी के हिसाब से राइस दिया जाता है, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से व्हीट दिया जाता है, 1 केजी पर केजी के हिसाब से कोरस ग्रेन्स दिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से, जो आपकी एफपीएस शॉप या टीपीडीएस शॉप्स होती हैं। ठीक है, चलिए, मतलब फेयर प्राइस शॉप जो होती हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर 2 तरीके के होते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिन्हें 5 केजी पर पर्सन दिया जाता है, और अंत्योदय जिन्हें 35 केजी पर फैमिली पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना राशन कार्ड किसके नाम पे होता है, ये यूपीएससी ने पूछ लिया। ठीक है, तो कोई नहीं कर पाया इसे, बट अगर आप देखें संजीव वर्मा की सर की बुक में ये साफ साफ मेंशन था। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व कीजिए। पहला है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने फाउंडेशन डाली है संस्कृति सद्भाव मंडप की, कहाँ पे, रामपुर उत्तर प्रदेश में, एकदम सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो कंट्री में माइनॉरिटीज हैं वो 30% है, एकदम गलत स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है आपको थोड़ी चीजें। और 6 कम्युनिटीज जो है अभी वो क्या है, माइनॉरिटीज है इंडिया में, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जूस्टोनिस और जैन। ठीक है, एकदम सही है, ये भी सही है। लास्ट कह रहा है आर्टिकल 29 ये कहता है कि किसी भी तरीके का प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर of its own shall have right to conserve the same. It grant protection of both religious minority only. ठीक है, तो ये कह रहा है कि केवल, वो थोड़ा दीजिए, केवल किसको दे रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटी ओनली दे रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, रिलीजियस के साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी देता है, तो 3rd 4th स्टेटमेंट गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 1 2 और 3 में तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इसमें आप एक आंसर ऐड कर लीजिए 1 2 और 3 में। 1 मिनट रुकिए, आप इसमें डी वाले में डाल दीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, नहीं नहीं, 2 भी तो गलत है ना, चलिए 2 भी तो गलत है, 2 भी गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 एंड 3 डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, सॉरी, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये किसके अंडर स्कीम है, ये स्कीम है प्रधानमंत्री जल विकास कार्यक्रम के अंडर। ठीक है, जन विकास। ठीक है, तो उसी में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी परसेंटेज है, 19.3% है। ये सारी परसेंटेज आपको ऐसे ध्यान रखनी होगी थोड़ी सी, कि कम ज्यादा किसकी, सबसे कम पारसीज की, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि, रुकिए 1 मिनट, आइए देखते हैं। तो ये सारी कम्युनिटीज हैं पूरी की पूरी, ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी टर्म को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, माइनॉरिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 30 क्या कहता है ये ध्यान रखना है। तो 29 कहता है आपको प्रोटेक्शन है, मतलब आप अपने जो भी भाषा है उन सबको, स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप उन इंस्टीट्यूशंस में अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो पॉलिटी की सीरीज अपनी चला रहे हैं अभी, इसे यहाँ पे इतना नहीं कर रहा मैं डिटेल में, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चली रही है तो उसमें हम इसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इतना डिटेल में यहाँ पे मैं करा नहीं रहा, लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 350B किससे रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक और ध्यान रखना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 ये डिफाइन करता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। ठीक है, चलिए 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है माइनॉरिटी राइट डे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करते हैं।
इसमें आपको बताना है कि रीड प्लस जो है, ठीक है, इज अ मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय IUCN। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया आपका, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो पहली चीज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी इनिशिएटिव देखो, तो उसमें पहले ये जान लिया करो ये IUCN का है, UNFCCC का है, किसका है, ठीक है। तो ये IUCN का नहीं है, ये UNFCCC का है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद कि इंडिया हैज कम्युनिकेटेड इन नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। NDC में इंडिया ये कह रहा है पेरिस एग्रीमेंट में कि वो 2 से 3 टन तक अपने क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो है उसे कैप्चर कैपेसिटी बढ़ाएगा और एडिशनल फॉरेस्ट कवर लेके आएगा 2050 तक। 50 नहीं है बंधु, ये 30 है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। ये सब कीवर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं, पहले भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब मोनोऑक्साइड भी कर सकता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज करंटली फाइनेंसिंग रीड प्लस प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक नहीं करता है फाइनेंस, तो सारी की सारी इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो उगांडा ने अभी क्या किया है, पहली कंट्री बनी है जिसने रीड प्लस में क्या है अपने आप जो भी है सब कुछ सबमिट कर दिया अपनी चीजें, ठीक है। तो ये किसका प्रोग्राम है, ध्यान रखना, UNFCCC का प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज 2015, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कीजिए, मिटिगेशन कीजिए, इन सब चीजों से रिलेटेड है। कौन फाइनेंस करता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड इसे फाइनेंस करता है, किसका, UNFCCC का। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इंडिया अपने NDC में क्या कहता है कि हम 2 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करेंगे एडिशनल कार्बन फॉरेस्ट लगा के, कब तक, 2030 तक, ना कि 2050 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोत्री नेशनल पार्क से रिलेटेड, इसे सॉल्व कीजिए। तो पहला कह रहा है आपसे कि गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो वो कह रहा है कि वो है हिमाचल प्रदेश में, जो बिल्कुल गलत बात है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। दूसरा कह रहा है गुरुमुख एट गंगोत्री ग्लेशियर, द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर इज लोकेटेड इनसाइड द पार्क, किसके, गंगोत्री नेशनल पार्क, एकदम सही। द पार्क एरिया फॉर्म्स अ वाइबल कंटिन्यूटी बिटवीन गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एकदम सही बात। अब आप बोलेंगे कि हर एक वाइल्ड लाइफ को क्या मैं ऐसे से रटता जाऊं, नहीं, अगर कोई न्यूज में करंट अफेयर में है तो उससे रिलेटेड ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में फोर्थ, इट इज नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना, एकदम सही। तो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन की अभी अनुमति दे दी गई है, उसी से रिलेटेड है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही है, सी आंसर विल बी करेक्ट। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। बाकी सारे के सारे पॉइंट हमने कर लिए, ठीक है। आपको मेन ध्यान रखना है भागीरथी रिवर यहां से बह के जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्लैटिना, ठीक है, कहां पे किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है आपको ये बताना है। तो प्लैटिना गाड़ी नहीं है, प्लैटिना प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोविड-19 ट्रीटमेंट कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, किसने इसको लॉन्च किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलिए, तो कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, एक जो जिस पेशेंट को पहले से वो बीमारी हो रखी है उसका प्लाज्मा निकाल के दूसरे में डाल दिया जाता है, उसमें एंटीबॉडीज पहले से ही होती है, तो वो उस बीमारी से लड़ सकता है, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। अब ये पॉलिटी का बन गया स्टैटिक पोर्शन, भी करंट में कुछ था तो उससे रिलेटेड ये पॉलिटी का स्टैटिक बन गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चलिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कहता है आपको कि आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पोजीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, एकदम सही बात है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही मस्ट बी अ पर्सन हु क्वालिफाइड अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एकदम सही बात। ही डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही ऑफिस होल्ड करता है, प्रेसिडेंट जब चाहे इसको निकाल सकता है। He receives such remuneration as determined by CGI, नहीं by president। तो तीसरा चौथा दोनों गलत, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। तो क्या हुआ है, जो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल को वापस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है 1 साल के लिए। किस आर्टिकल के अंडर आता है ये प्रोविजन, आर्टिकल 76। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट।
किसके बराबर होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है इसलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू इसे मिला हुआ है, कोई रेम्यूनरेशन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। और क्या करता है? प्रेसिडेंट इसको ड्यूटी अपॉइंट करता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी दी गई है वो ये काम करता है। किसी भी कोर्ट में जाके ये अपनी बात कह सुन सकता है, पार्लियामेंट में अपनी बात कह सकता है, स्पीक कर सकता है, वोटिंग का अधिकार नहीं होता। इसको जो प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज हैं, वो सारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कंसीडर किया जाता, ये अपनी प्राइवेट सर्विस जो होती है वो कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं? देखिए हम पहले इसके ऊपर कर चुके हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, तो पीएम स्वनिधि, हम इसके ऊपर पहले से क्वेश्चन कर चुके हैं। बस मेरा बताने का मतलब है कि इसका एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बना सकता था बट हम पहले भी क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वेदांता ग्रुप ने सीबी से क्या किया है? मेंटेनेंस जो है थुत्तुकुड़ी प्लांट का, उसके लिए अपना जो भी काम है वो करवा लिया है, ठीक है। तो परमिशन मांगी है सीबी से, ठीक है। तो स्टेरलाइट कॉपर प्लांट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसमें कुछ ध्यान रखना नहीं है। कौन सी कंपनी है? ध्यान रखना, वेदांता, ठीक है। तो ऐसे किसी तरीके की क्वेश्चन ये निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? इट इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1984, जस्ट हमने पीछे पढ़ा। इट डिफाइंस टेररिज्म, नहीं टेररिज्म को नहीं, टॉर्चर को डिफाइन करता है। इट साइंड, इंडिया साइंड द कन्वेंशन बट नॉट रेटिफाइड इट सो फार, एकदम सही जवाब। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स डे, हमने पिछले दिन की वीडियो अगर आपने देखी है तो इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। सेलिब्रेट एवरी ईयर, पीसी महालनोबिस जी के याद में, एकदम सही। और थीम थी इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 बोथ सी। चलो करते हैं। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड कोलैबोरेशन, स्पार्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ, इसे भी हम लोग कर चुके हैं। तो बताइए ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नीति आयोग, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं और मैंने बताया था क्या हो रहा है। चाइना इसमें पैसा दे रहा है बांग्लादेश को, ऐसा क्या दे रहा है? उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे क्या कर रहा है? ड्यूटी हटा रहा है, ठीक है, चाइना। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, हमने इसे पूरा करंट अफेयर में खत्म किया है। तो इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करना है। ये क्या कह रहा है? इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम टू प्रमोट, इंट्रा नहीं है, इंटर है, तो ये गलत। स्पेशल नीड ऑफ लीस्ट डेवलप कंट्री, ये मैंने उस टाइम आपको बताया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। चलिए तो प्लीज पुरानी वीडियोस देखिए, उनमें बहुत सारी चीजें कराई गई हैं। वही क्वेश्चंस आपको अलग अलग फॉर्मेट में बन के सामने आते रहेंगे। अगर आपने पढ़ लिया है, वीडियोस देख लिए, तो आप उन्हें आराम से कर लेंगे, रिवीजन वाले क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर नहीं पुरानी वीडियोस देखोगे उन्हें अच्छे से तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड बात करते हैं। प्लाज्मा कैरी करता है वाटर सॉल्ट एंजाइम्स, इट मेक्स अप ऑफ मोर देन हाफ ऑफ इट्स ओवरऑल कंटेंट इन द ब्लड, ठीक है। और दूसरी बात ये कहता है इट हेल्प्स टू रिमूव द सेल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और तीसरा कहता है द प्रोटीन एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा आर यूज्ड एज अ थेरेपीज फॉर अ रेयर क्रॉनिक डिसीज। एकदम सही जवाब, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब मोबाइल ऐप बैन के बारे में रिलेटेड जो हमने अभी पॉइंट किया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए जरा क्या है इसमें, टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। चलिए तो गवर्नमेंट ने इन्वोक किया सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव रिकमेंडेड फॉर ब्लॉकिंग दिस मैलिशियस ऐप, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो हमने देखा था कि दोनों के दोनों जो हैं ये सही ऑप्शन बन रहे हैं, तो बोथ 1 और 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए के बदले यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सी आपका होगा करेक्ट, दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो कहीं पे भी अगर ऑप्शन आपको गलत मिल जाता है आंसर, ठीक है, रह जाता है कभी कभी, ठीक है, तो उसे आप कुछ नहीं, वीडियो देखते टाइम ध्यान रखिएगा कि ये वाला इसमें सही है, उसे मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज जनरली फिक्स्ड अबव रेपो रेट, ठीक है, तो ये रेपो रेट से ज्यादा होता है, एकदम सही बात। और अगर इसे इंक्रीज कर दिया गया तो मनी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ए आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बंधु लोगों, यहाँ पे हमारे जितने भी आज के एमसीक्यू थे करंट अफेयर के, वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब हम वापस अपने आते हैं स्टैटिक पोर्शन पे, ठीक है। हम स्टैटिक पोर्शन में भी कर रहे हैं अपनी पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में अभी तक जो हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं वो हो चुका है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज पुरानी वीडियोस आप देख लीजिए, जहां से प्रीएम्बल स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वहां से लगातार आपका पॉलिटी चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा हमने प्रीएम्बल के बाद किया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया क्या नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने किया कौन सा, हमने अभी जस्ट कल की क्लास में क्या किया है, हमने किया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो 7 हम लोग कर चुके हैं। तो आज की वीडियो से आप पीछे चलते जाएंगे, 7 वीडियो पीछे चले जाइएगा तो आपको प्रीएम्बल मिल जाएगा, वहां से लगातार ये वीडियोस आपकी चलती जा रही हैं, ठीक है। तो अभी तक जो ये इतने टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, ठीक है, ये जो इतने टॉपिक्स हो गए हैं, इसके ऊपर एक एमसीक्यू आपको सीरीज मिलेगी, ठीक है, बहुत जल्दी। तो प्लीज इन्हें खत्म कर लीजिए पूरी तरीके से। लक्ष्मीकांत, इस बुक का इस्तेमाल करना है आपको, इस बुक को पढ़ के अच्छे से खत्म कीजिएगा इन सारे टॉपिक को। सारे टॉपिक में जितनी भी चीजें सब मैंने समझा दी हैं, तो एक बार जब समझ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, आपको इस बुक को पढ़ने में 1% की दुविधा, दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है और किस तरीके से करना है। अब यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चंस भी इसी वाली वीडियो में डाल दिए जाए। अब आज का जो चैप्टर है, ठीक है, वैसे तो मन था सिटीजनशिप लेने का, बट उसे रोक के मैं ले रहा हूं क्या, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, क्या ले रहा हूं, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस का ये चैप्टर है, इसे पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे मतलब खत्म करेंगे, ठीक है। सुनते चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मेरा इनिशिएटिव ये चल रहा है कि भाई देखो, मैं आपको कोई चाह के वो सुंदर सी पीपीटी अभी नहीं बना के दे रहा, जो 1-2 थे उनके मैंने बना के दे दिए। मेनली क्या है, ये सारे नोट्स जो देने वाली बात है, वो नोट्स आप जो मेरा चैनल है रिलैक्सन स्टडी, ठीक है, उस पर जाएंगे, वहाँ पे पहले से ही मिले हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे पहले से रखे हुए हैं नोट्स, तो आप उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, लक्ष्मीकांत जो बुक है आपकी, वो पहले से ही नोट्स के फॉर्म में है, ठीक है, वो पहले से ही नोट्स बने हुए हैं, तो उसमें और नोट्स बनाने का कोई खास तुक निकलता नहीं है, ठीक है। तो बेटर है अगर आप उस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लें, लक्ष्मीकांत से पढ़ लें और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लें, तो पॉलिटी हो गई आपकी डम डमाडम डम, ठीक है, एकदम काम डन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा क्या है, वो है, आज का चैप्टर है अपना नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, प्रोविजंस जितने भी हैं नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड, ठीक है। तो एक एक चीज को आराम से समझेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो कृपया करके आप भी धैर्य बनाए रखें, ठीक है, क्योंकि चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर जब चैप्टर पढ़ोगे तब दिक्कत आपको बहुत ज्यादा होगी। तो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। तो मैं एक एक चीज को आराम से समझा रहा हूं, आप बड़े आराम से उसे सुनिए, ठीक है, सुन लेंगे, उसके बाद अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आप पढ़ते टाइम उन पूरे पॉइंट्स को मार्क कर लीजिएगा। वो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको क्लास में समझा रहा हूं, उससे ज्यादा पॉइंट्स उसमें जानने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और वो सारे जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एग्जाम के लिए। तो चलिए पहले बात करते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं हमारे पास, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें पहला जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, जो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 352। तो आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 352, ठीक है।
अब एक एक प्रोविजन को अच्छे से समझेंगे। पहली बात करते हैं ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, कि किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा जब इसे पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉइंट है। तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा कौन, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है कब, ड्यूरिंग वॉर, या तो लड़ाई हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई हमारे ऊपर क्या हो, हमला कर रहा हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, मतलब कट्टे लेके सब मिर्जापुर बनाने निकल गए हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो तीन ही तरीके में, केवल 3 कंडीशन में, चौथी कोई कंडीशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उसके अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं इस्तेमाल कर सकते नेशनल इमरजेंसी के लिए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन है, वॉर है, आर्म्ड रिबेलियन है, तो आर्म्ड रिबेलियन तो इंटरनल हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस इमरजेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है आपका, देखिए तरीके क्या क्या है, एक तो होगा वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। अब इस तरीके से इसे 2 तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, सॉरी इंटरनल इमरजेंसी, और एक हो सकती है आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी। 2 तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसमें क्या क्या चेंज किए गए इमरजेंसी के प्रोविजन में। तो उसमें एक आपको जो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है, इसने क्या चेंज किए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और 38 अमेंडमेंट 1975, ये 2 अमेंडमेंट पूरे टाइम देखने को मिलेंगे, जिसमें 42nd अमेंडमेंट 1976 ने क्या क्या चेंजेस किए इमरजेंसी प्रोविजंस में। तो इसने क्या किया, इसने ये किया है, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। समझ में आई बात, जैसे ये हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इतने एरिया में लगानी है नेशनल इमरजेंसी, तो चाहे तो इतने एरिया में लगाए, इतने एरिया में लगानी है तो चाहे इतने एरिया में लगाए, और चाहे तो पूरे इंडिया में लगा दे। तो नेशनल इमरजेंसी की क्या कर सकता है, बाउंड्री डिसाइड कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। और ये किस में दिया है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू, ठीक है, जो मैंने आपको कहा जो ये आर्म्ड रिबेलियन है, इससे पहले वर्ड इस्तेमाल होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के क्या डाल दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन डाल दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको जो लागू किया जाएगा, तो इसे लागू कैसे किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट लागू करेगा, बट प्रेसिडेंट इसे तभी लागू करेगा आफ्टर रिसीविंग रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट, तो कैबिनेट से जब तक उसे क्या नहीं मिलती, रिटन रिकमेंडेशन नहीं मिलती, तब तक क्या है, प्रेसिडेंट इसे लागू नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट से, एंड नॉट मियरली बाय पीएम, प्रधानमंत्री के केवल कह देने से ही नहीं, कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट इसे लागू करेगा। और ये भी किस में ऐड किया गया, 44th अमेंडमेंट 1978। देखिए 71 में जो इमरजेंसी वाला सीन चला इंडिया में, उसके बाद ये सारे चेंज लाए गए हैं। तो वहां पे प्रेसिडेंट ने केवल पीएम के कहने पे ही लागू कर दी थी, ठीक है। तो ये वाला प्रोविजन भी इसमें डाला गया कि भैया कैबिनेट जब तक लिख के नहीं देगा, लिखित तौर पे नहीं देगा प्रेसिडेंट को, तब तक वो लागू नहीं करेगा क्या, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 38th जो अमेंडमेंट था, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एकदम अच्छे से। 38th अमेंडमेंट जो था, ठीक है, उसने क्या किया 1975 में, उसने एक काम किया कि उसने जो नेशनल इमरजेंसी जब लागू होती है, इसे क्या किया, जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा। तो हम पहले ही कर चुके हैं, आपको याद होगा आर्टिकल 13 जो लॉ की डेफिनेशन बताता है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू कैपेसिटी आती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो बात यह है कि जुडिशियल रिव्यू कैपेसिटी नहीं अपना पाएगा अगर नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड चीज है, मतलब नेशनल इमरजेंसी अगर डाली जाती है। बट
44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इस वाले एक्ट को क्या किया गया, खत्म, नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या है, मतलब लास्ट में एक और हमने केस पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर में, मिनर्वा मिल केस 1960, ठीक है, 1980 सॉरी, मिनर्वा मिल केस 1980। इसमें क्या किया गया था, इसमें ये कहा इसने कि देखिए इसमें साफ साफ इसने क्या कि प्रोक्लेमेशन जो है नेशनल इमरजेंसी की, उसे क्या किया जा सकता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है, किसमें, कोर्ट में, ठीक है। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी फिर से समझते हैं पूरी तरीके से, आर्टिकल 352 के अंडर आती है, 3 ग्राउंड पे मेंशन हो सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इस तरीके से इसे 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 ने इसे कौन लागू करेगा, प्रेसिडेंट लागू कर सकता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट लागू करता है इसे, ये तो जल गया। 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू प्रेसिडेंट को ये पावर मिली कि ये इसे एक पर्टिकुलर एरिया में भी लगा सकता है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978 ने 2 चेंजेस लाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन जोड़ा और प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया कि रिटर्न रिकमेंडेशन कैबिनेट की जरूरी है इसे लागू करने के लिए, केवल पीएम के एडवाइस पे इसे नहीं कर सकते हो। 38th अमेंडमेंट 1975 ने यह कहा कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते नेशनल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी का, बट 44th अमेंडमेंट 1978 ने इसको खारिज कर दिया और कहा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मिनर्वा मिल केस 1980 में साफ बात उसने कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसे किसी तरीके की प्रोटेक्शन ऐसी अवेलेबल नहीं होगी, उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था इससे रिलेटेड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है, ठीक है, नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है, कि पार्लियामेंट में कितने टाइम में इसे अप्रूव कराना होता है, किस तरीके की इसकी ड्यूरेशन रहती है, वो सब चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक चार्ट भी है, मैं बाद में आपको दूंगा, बट अभी केवल चीजें समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है कि इसे बोथ हाउस से अप्रूव कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहली चीज क्या है कि मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस, ठीक है। तो बोथ हाउस से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी को। कितने टाइम में कराना पड़ेगा, विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। पहले ये टाइम था 2 मंथ, तो इसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू कम करके कितना कर दिया गया था, 1 मंथ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मेनली आपको ध्यान रखना है ये वाला, बोथ से कराना है, 1 महीने के अंदर कराना है, ठीक है। अब देखिए अगर लोकसभा डिसॉल्व है, लोकसभा है नहीं, लोकसभा डिसॉल्व है, तो राज्यसभा से तो पहले आपको अप्रूव करा लेना है, और जब नई लोकसभा बने तो उस लोकसभा से 30 डेज के अंदर इसे अप्रूव करा लेना है। मतलब वही 1 महीने वाली चीज, मतलब वापस जब नई लोकसभा बने तो 30 दिन के अंदर उससे अप्रूव करा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बार अगर ये अप्रूव हो गया, एक बार अगर अप्रूव हो गया तो ये कितने टाइम तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, 6 मंथ तक चलेगा, और इसे इनफाइनाइट टाइम तक के लिए आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसके लिए पीरियोडिक अप्रूवल करना रहना होगा, तो हर 6 महीने में अप्रूवल कराते रहिए, 6 महीने बढ़ाते रहिए, और इसे इनडेफिनेट टाइम तक लेके जाया जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो अप्रूवल है, ठीक है, इसका जो अप्रूवल है उसे अप्रूव करने के लिए जो राज्यसभा और लोकसभा में जो मेजॉरिटी चाहिए वो कौन सी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और आप लोगों को पता है स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ठीक है, ये होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है इसे अप्रूव करने के लिए, और ये प्रोविजन किससे डाला गया था, 44th अमेंडमेंट 1976 के थ्रू भी इसे डाला गया। पहले क्या थी, पहले थी सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिवोकेशन, मतलब इसे हटाया कैसे जाएगा। तो इसे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इसे हटा सकते हैं, ठीक है। सेकंड, लोकसभा रेजोल्यूशन पास कर सकती है इसे हटाने के लिए, ठीक है, और ये रेजोल्यूशन जो पास होगा लोकसभा रेजोल्यूशन के थ्रू, मतलब लोकसभा में एक रेजोल्यूशन लाया जाए कि हमें ये हटाना है, रेजोल्यूशन के थ्रू इसे हटा सकती है। और इस टाइम जो मेजॉरिटी चाहिए हटाने के लिए वो कौन सी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए,
क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। समझ में आई बात? मतलब जब लेके आनी है तब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जब हटानी है तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर स्पेशल केस में अगर क्या है, एक पूरे अगर चाहें कि पार्लियामेंट 4 ईयर से हटाना तो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा कितने दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर। ठीक है, वोटिंग के लिए। ठीक है, और कब बुलाया जाएगा, अगर 10% जो मेंबर हैं, ठीक है, 10% जो मेंबर हैं वो रिटर्न में किसको लिख दें, स्पीकर को या प्रेसिडेंट को लिख के देते हैं कि हमें भाई इसको हटाना है। तो अगर 10% मेंबर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरी पार्टी के भी मेंबर हैं, वो कह दें कि हमें इसको हटाना है और स्पीकर और प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख के भेजें, तो 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सेशन कराया जाएगा, फिर इसकी वोटिंग कराई जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो पास हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने के सारे पॉइंट्स हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए अगर नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल हो रहा है तो क्या चाहिए, दोनों हाउसेस में अप्रूवल चाहिए, बोथ। ठीक है, लोकसभा से भी अप्रूवल चाहिए, राज्यसभा भी अप्रूवल चाहिए। और कौन सी मेजॉरिटी चाहिए भैया, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। बट जब रिवोकेशन करना है, जब खत्म करना है, तो केवल लोकसभा से ही केवल अप्रूवल चाहिए, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी सीरीज नहीं देखी है वीडियो की तो देखिए, स्पेशल और सिंपल मेजॉरिटी से रिलेटेड सारी चीजें आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। ठीक है, तो पहला इफेक्ट ये होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। बट मेन बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा बनता है, वो सस्पेंड नहीं होती है। प्रेसिडेंट रूल में सस्पेंड हो जाएगी, यहां पे सस्पेंड नहीं होती है। जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से यूनिटरी बन जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ चुकी होती है, बट स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती है। ठीक है, पार्लियामेंट जो होती है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है। ठीक है, और एक बार जब इमरजेंसी खत्म हो जाए तो 6 महीने के बाद ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, या फिर जो स्टेट है वो उसे बाद में खत्म भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट स्टेट के सब्जेक्ट में इस टाइम ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है स्टेट के सब्जेक्ट में भी। ठीक है, नेक्स्ट बात है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव चेंजेस जो भी होंगे, एग्जीक्यूटिव यानी जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड, और लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले, ये दोनों चेंजेस हर जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे पूरे इंडिया में। ठीक है, तो केवल किसी एरिया में भी लगाई गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उसी एरिया में, पूरे इंडिया में लागू हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट बात देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है, जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में, उसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई जो पैसे का फाइनेंस कमीशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का है उसे भी चेंज कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के समय। नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा, जो स्टेट लिस्ट होती है वो पूरी तरीके से क्या बन जाती है, कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब सेंट्रल स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आमतौर पर कानून बना पाती, अब उसमें वो कानून बना पाएगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट बन गई तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ लोकसभा जो है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, और 1-1 साल के लिए लगातार कितने भी टाइम के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बट इमरजेंसी खत्म होने के बाद, इमरजेंसी एक बार खत्म हो गई तो केवल 6 महीने ही वो मैक्सिमम रह सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में आपको अलग से ध्यान रखने हैं। एक आता है आर्टिकल 358 और दूसरा है आर्टिकल 359। ये 2 आर्टिकल आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 359 जो है ये क्या कहता है, और आर्टिकल 358 और 359 क्या कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू होगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक तरीके से जितने भी फंडामेंटल राइट्स यानी आपको आर्टिकल 19 में मिले हैं वो अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, ये बात कौन कहता है, 358 आर्टिकल कहता है। और दूसरी बात जो 359 कहता है कि 359 में कहता है कि जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अदर फंडामेंटल राइट्स, अभी हम जो फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो आप समझेंगे, तो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब भी सस्पेंड किए जा सकते हैं बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बाय
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के थ्रू क्या कर सकता है, बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकता है। तो ध्यान रखने का 358 किससे डील करता है, केवल आर्टिकल 19 से। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आते हैं, उन्हें देखते हैं। 44th अमेंडमेंट ने कुछ चेंज ले आया इन दोनों प्रोविजंस में। 44th अमेंडमेंट क्या लेके आया, इन दोनों प्रोविजंस में कुछ चेंज लेके आया। ठीक है, तो पहले देखते हैं आर्टिकल 358 में क्या लेके आया कि जो ये सस्पेंशन होगा ये केवल दो कंडीशन पे होगा, वॉर पे और एक्सटर्नल एग्रेशन पे। मतलब आर्म्ड रिबेलियन पे 358 को नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जो कानून, जो भी लॉज हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी के समय लागू हुए, इमरजेंसी से रिलेटेड है, केवल उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, बाकी किसी भी तरीके के कानून को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या होता है, इंडेमनीफाई का रूल है। इंडेमनीफाई का रूल मतलब ये है कि अगर जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, जो भी कोई ऑफिसर को या फिर किसी भी ब्यूरोक्रेट या किसी भी अथॉरिटी को रखा है कोई काम करने के लिए इमरजेंसी के समय, तो अपनी इमरजेंसी में दी गई कैपेसिटी में जो वो काम कर रहा है उसी के अंडर उसे प्रोटेक्शन अवेलेबल है, अदर में प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी। ये बात किसने की, 44th अमेंडमेंट ने ऐड कर दी। सेम 359 में भी ये बात की गई। ठीक है, देखिए ये जो होता है कि जहां पे अदर फंडामेंटल राइट्स जो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ऐसे सभी ऑर्डर्स को कहां लाया जाएगा, पार्लियामेंट में लाया जाएगा अप्रूवल के लिए। ठीक है, 44th अमेंडमेंट ने जो कंडीशन अप्लाई की, नई कंडीशन जोड़ी कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और दूसरा सेम पुराना प्रोविजन कि जो कानून आपकी जो क्या नाम है इमरजेंसी से रिलेटेड है, केवल उन्हें ही केवल इंडेमनीफाई या प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी, बाकी सबको अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी 358 359। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन अभी तक कितनी बार हो चुकी है नेशनल इमरजेंसी की। तो ये हो चुकी है 1962 में, 1971 में, 1975 में। 62 में चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ, 71 में पाकिस्तान के वॉर के खिलाफ, और 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के खिलाफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा 75 वाले के लिए एक, जब 77 में जनता पार्टी आई तो उसने शाह कमीशन बनाया, और उसने इसे पूरी तरीके से क्या कहा कि ये पूरी तरीके से जो इंटरनल इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन था, डिस्टर्बेंस वाला जो लगाया गया, वो बिल्कुल गलत था। इसी के बाद आया आपका 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने किससे रिलेटेड, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पे हमारा नेशनल इमरजेंसी खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल। तो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, किस तरीके से लगता है, इसे देखते हैं। आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 356 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप समझिए, अगर कोई भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो उसे कहते हैं हम स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। मतलब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चल ही नहीं रही, राज्य चल नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए इसके दो ग्राउंड जो है वो मेंशन है, एक तो आर्टिकल 356 में और एक आर्टिकल 365 में। तो ये दोनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने होंगे, दोनों में प्रेसिडेंट रूल की बात हुई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 356 क्या कहता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है, आर्टिकल 356 में देखिए सारे लाइंस को अच्छे समझिएगा, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो वहां पे क्या लगा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और इसके लिए रिटन रिकमेंडेशन जो गवर्नर की है वो जरूरी है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। ठीक है, आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आप स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव या फिर कोई भी ऑर्डर देती है, ठीक है, तो उनके डायरेक्शंस को अगर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं करती तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इंडिया ने साइन की है और स्टेट गवर्नमेंट उसे नहीं मान रही है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, इंटरनेशनल ट्रीटी हो या फिर यहाँ पे ही हमारा कोई रूल हो। ठीक है, अगर वो सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अप्रूव कराना होगा, मस्ट अप्रूव कराना होगा 2 महीने के अंदर बोथ हाउसेस से।
2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से इसे क्या कराना होगा, अप्रूव कराना होगा, ठीक है। और अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो राज्यसभा से पास करा लो, और लोकसभा जब नई बन जाए तो 30 दिन के अंदर उससे पास करा लेना है। 30 डेज का टाइम वहां पे, तो 2 मंथ के अंदर और 30 डेज, ध्यान रखना है कितना, 2 मंथ, और यहाँ पे अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो 30 डेज होना, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात है अगर एक बार अप्रूव हो गया तो कितने टाइम के लिए चलेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, एक बार अप्रूव हो गया तो 6 महीने के लिए चलेगा, जो मैक्सिमम जा सकता है 3 साल तक के लिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए क्या लेना होगा, हर 6 महीने में पीरियोडिक अप्रूवल लेना होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसके लिए क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। इस अप्रूवल को कैसे पास कराओगे, सिंपल मेजॉरिटी से पास कराओगे, ठीक है। चलो भाई साहब बढ़िया। अब बात करते हैं 44th अमेंडमेंट ने कुछ तो इसमें चेंज किया होगा। उसने कहा कि अगर इसको जो 3 साल तक तो लेके जाना है वो तो बढ़िया है, बट अगर 1 साल से ऊपर लेके जाना है, अगर 1 साल हो गया, 2 बार अप्रूवल हो गया, तो 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहला, कहीं तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो, और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये कहे कि वो यहाँ पे इस स्टेट में इलेक्शन कराने के हालात में नहीं है। तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हो जाती है फुलफिल तो क्या हो जाएगा, इसको आगे आप 1 साल से ज्यादा लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इसे रिवोक कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट जब चाहे इसको रिवोक कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की अप्रूवल आपको जरूरत नहीं पड़ती, जैसे नेशनल इमरजेंसी में पड़ती है, यहाँ पे अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी स्टेट गवर्नर जो है, ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नर जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल अथॉरिटी हो जाता है उस स्टेट में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पूरी पावर खत्म हो जाती है। वहां पे सस्पेंड नहीं हुई थी, यहाँ पे सस्पेंड तो छोड़ो, पूरी तरीके से खत्म ही हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी तरीके का असर नहीं पड़ता, हाई कोर्ट की पावर के ऊपर किसी तरीके का असर नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है स्टेट लिस्ट के लिए। और उसके बाद एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट, पार्लियामेंट क्या है, प्रेसिडेंट और किसी अदर पर्सन को, ठीक है, अपॉइंट कर सकता है स्टेट के ऊपर गवर्नेंस करने के लिए। तो पार्लियामेंट कैन डेलीगेट प्रेसिडेंट टू मेक स्टेट लॉज और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, और प्रेसिडेंट किसी और इंसान को, ठीक है, अदर को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है स्टेट लॉज बनाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिडेंट रूल के समय करा जा सकता है, बट नेशनल इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट ये पावर किसी को नहीं दे पाएगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब नेशनल इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन है उसमें प्रेसिडेंट किसी और को ये पावर नहीं दे सकता है, ठीक है। अब बात ये करते हैं हम लोग आगे बढ़ के कि चलिए ये वाला पॉइंट ही मेन था, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं इसका यूज कब हुआ है। 100 से ज्यादा बार इसका इस्तेमाल हो चुका है, कई बार इसका इंडिया में लगातार इस्तेमाल होता जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कब हुआ था, 1951 में पंजाब में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, बी आर अम्बेडकर जी ने इसको कहा था इट इज अ डेड लेटर, डेड लेटर है, ओनली मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, मतलब एकदम आखिरी में इस्तेमाल होगा। और एच बी कामत ने इसको ये कहा कि एक बात कही कि बी आर अम्बेडकर इज डेड बट आर्टिकल इज वेरी मच अलाइव, ठीक है, कि मतलब वो तो मर गए बट ये जो आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल वाला, ये तो पूरी तरीके से अप्लाई रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 38th अमेंडमेंट 1975 ने प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन थी, क्या था देखिए, इसमें मैंने कहा ना, जो आपका जो आर्टिकल है किसका, प्रेसिडेंट रूल का रिलेटेड 356, इसमें प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन से अपने लगा सकता है। तो जो आप ये जो अमेंडमेंट था 38th अमेंडमेंट 1975, इसने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट आम बात है 44th अमेंडमेंट 1976 के थ्रू क्या हुआ, 1978 के थ्रू सॉरी,
पूरी तरीके से उसने कहा कि ये सेटिस्फैक्शन की पूरी तरह फाइनल नहीं है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एसआर गोमई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब जो जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट है वो किस किस चीजों पे हो सकता है? कोई रेलेवेंट मटेरियल दिखे कि हाँ भाई ऐसा कुछ दिख रहा है कि इसमें कुछ गलत किया गया है, ठीक है, और सही है या गलत है, इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रखा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाया है तो वो लगाया है वो सही है, ये प्रूफ करना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। बट अगर बाद में कोर्ट पाता है कि ये गलत तरीके से लगाया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट जो सस्पेंड की गई है उसे वापस लाया जाता है, और कई बार ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि सेकुलरिज्म जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अगर उसे खत्म किया गया है किसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि फ्लोर टेस्टिंग, फ्लोर पे जो चुनाव होता है, कॉन्फिडेंस मोशन जो है, वो ही सबसे बड़ा जो है प्रूफ है किसका, इस चीज का कि आपकी सरकार है सत्ता में या नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सरकारिया कमीशन जो आया सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे, जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब सरकारिया कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसने कुछ पॉइंट कहे कि एक्सेप्टेबल पॉइंट्स क्या क्या हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में, क्योंकि इसका हजारों बार इस्तेमाल हो चुका है। तो एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स क्या है? अगर हंग पार्लियामेंट हो, हंग पार्लियामेंट का मतलब ये होता है जैसे अभी मेघालय वाले केस में हुआ कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की डायरेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है और इंटरनल कुछ ऐसा बनाती है जिससे, इंटरनल कुछ ऐसी साजिश बना रही है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है, और किसी तरीके का अगर फिजिकल बैकग्राउंड वहां ब्रेकडाउन अगर उस स्टेट गवर्नमेंट में होता है, स्टेट में होता है, तो इन कंडीशन पे क्या है, जस्टिसेबल एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स है। अब बात करते हैं अनएक्सेप्टेबल ग्राउंड, जो बहुत बार इस्तेमाल हुए। पहला, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो दूसरी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाने का मौका ही ना दिया जाए और सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, इसे गलत माना गया। अगर नई पार्टी कोई सेंटर में आ रही है, मतलब समझ लो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और बीजेपी बहुमत से जीत गई, तो बीजेपी ये कह दे कि भैया कि तुम हम लोग जनमत में हैं और तुम्हारे सही से तुम दिखा नहीं रहे हो पब्लिक का वो क्या नाम है सपोर्ट, तो हम तुम्हें हटा रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, तो ये गलत है, बहुत बार हुआ है। इंटरनल डिस्टर्बेंस हो स्टेट में बट ब्रेकडाउन ना हुआ, तो ये भी ग्राउंड एक्सेप्टेबल नहीं है। माल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन, इन दोनों में भी नहीं लगाया जा सकता। और लास्ट बात करते हैं, इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके किससे रिलेटेड, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, ठीक है, सॉरी प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। अब लास्ट में एक इमरजेंसी बचती है मासूम सी, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेक्चर आज का बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं, खत्म ही करके छोड़ेंगे, ठीक है। लास्ट आपका पॉइंट बचा है, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 360, ठीक है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इसे किसी भी एक पार्ट में लगा सकता है, पूरे कंट्री में लगा सकता है, ठीक है। सेम चीज है, 2 महीने के अंदर अप्रूवल लाना होगा दोनों हाउसेस से। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो 30 दिन के अंदर लोकसभा, जब नई लोकसभा बनेगी तो उससे अप्रूव कराना होगा। यह कंटिन्यू रहेगा इंडेफिनिट टाइम तक, जब तक प्रेसिडेंट इसको खत्म नहीं कर देता, ठीक है। तो कोई पीरियोडिक अप्रूवल नहीं चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कैसे पास कराना होगा? सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होगा। प्रेसिडेंट इसको कभी भी किसी भी तरीके से रिवोक कर सकता है, पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है रिवोक करते टाइम, ठीक है। प्रेसिडेंट इसमें सैलरी जो है जजेस की कम कर सकता है, ठीक है। स्टेट में जो सेंट्रल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनकी सैलरी नहीं कम की जा सकती, वैसे उनकी सैलरी भी कम की जा सकती है, ठीक है। अब ये पूरा जो दिखता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूएस, वहां पे सेम ऐसा एक्ट है, उसी के ऊपर ये पूरा प्रोविजन बेस्ड है। अब बात करते हैं, क्या ये कभी लगाया गया है? नहीं, इसका कभी भी यूज नहीं हुआ है। सो स्टूडेंट, ये हमारा पूरा चैप्टर था किससे रिलेटेड, नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। तीनों इमरजेंसी हमने कर ली। प्लीज लक्ष्मीकांत उठाओ, उसमें से इस चैप्टर को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने कराए हैं, सब चीजें मैंने बताई, जितने पॉइंट्स बताए उन सबको खोजो, मार्क करो और आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम एमसीक्यू करेंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। जो पुराने चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं सेलिएंट फीचर तक का, ठीक है, वहां तक के टेस्ट सीरीज टेस्ट आपके बहुत जल्दी एमसीक्यू लिए जाएंगे, तो प्लीज इसे कंटिन्यू सीरीज के साथ रहिएगा। सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो,
आप रिलेजेंट स्टडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, अगर आपको बाकी पीडीएफ्स और बाकी सब चीज़ें चाहिए। आप अलोक वाईडी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बने रहिए और मस्त रहिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट।